क्लास 11 के बच्चों के लिए आज का ये क्लास है। आज हम लेसन 3 यानी कि लेसन का नाम है भू-आकृतिक प्रक्रियाएं एवं संबंधित भू-आकृतियां, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स, ये करने वाले हैं। इस लेसन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस यानी भू-आकृतिक प्रक्रियाएं किसे कहते हैं, क्या क्या है, कौन कौन सी हैं, ये टोटल। तो पहले हम लोग एक इस चैप्टर के बारे में हल्का सा डिटेल जान लें। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस किसे कहते हैं? जियोमॉर्फिक यानी कि भू-आकृतिक प्रक्रियाएं, ऐसी प्रक्रियाएं जो हमारे भूमि को या पृथ्वी को आकृति प्रदान करती है। तो आकृति प्रदान करने वाली शक्तियां दो हैं, एक है बहिर्जात प्रक्रियाएं, एक है अंतर्जात प्रक्रियाएं। पहले हम लोग अंतर्जात प्रक्रिया जानते हैं। अंतर्जात मतलब एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस। ये वो प्रक्रियाएं हैं जो पृथ्वी के अंतर से या पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती हैं और इनका जो असर है, इफेक्ट है, वो पृथ्वी के बाहर दिखता है। फॉर एग्जाम्पल ज्वालामुखी, भूकंप, प्लेट टेक्टोनिक्स, डायस्ट्रोफिज्म, पर्वत निर्माण, इस तरह का अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं ये सब दिखती हैं। अब दूसरे जो है इनके ठीक उल्टे हैं यानी कि ऑपोजिट है, वो है बहिर्जात बल या बहिर्जात प्रक्रियाएं। बहिर्जात प्रक्रियाएं उन प्रक्रियाओं को कहा जाता है जो पृथ्वी पर उत्पन्न हुए उबड़ खाबड़ रूपों को या असंगतियों को सपाट करने की कोशिश करती है और इन दो प्रक्रियाओं के बीच एक यूनिफॉर्मिटी, एक बैलेंस लाने की कोशिश होती है पृथ्वी पर। यानी कि पृथ्वी को अंतर्जात प्रक्रियाएं एक आकार देना चाहती हैं और बहिर्जात प्रक्रियाएं पृथ्वी को निराकार बनाना चाहती हैं। तो इनके बीच, इनके परस्पर के कार्य से ही पृथ्वी में आकृतियां बनती हैं। अब इन आकृतियों को बनाते समय कई सारे छोटी छोटी प्रक्रियाएं सामने आती हैं। तो आप लोग जब बुक में पढ़ेंगे तो इस पेज को ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 46 है। द फोर्सेस अफेक्टिंग अर्थ सरफेस, इसका एक पूरा चार्ट दिया हुआ है। एक तरफ है अंतर्जात बल, दूसरी तरफ है बहिर्जात बल। तो हम लोग पहले देखते हैं अंतर्जात बल। हमने तो अभी पढ़ा ना कि अंतर्जात बल किसे कहते हैं। तो अंतर्जात बल के अंदर क्या क्या है? तो पृथ्वी को निर्माणकारी बल दो हैं, एक है अंतर्जात बल, एक है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल के अंदर दो भाग आते हैं, एक है दीर्घकालिक, एक है आकस्मिक। यानी कि दीर्घकालिक बल, एक है आकस्मिक बल। दीर्घकालिक मतलब ऐसा अंतर्जात बल जो बहुत लंबे समय में चल रहा है, जिसका स्पीड बहुत कम है, बहुत धीमी गति से चलता है, जिसका असर बहुत सालों बाद, सैकड़ों सालों बाद पता चलता है, जैसे पर्वत निर्माणकारी बल। दूसरे कुछ हैं जो आकस्मिक हैं, जैसे भूकंप या ज्वालामुखी, जो जब होता है उसी समय पता चल जाता है कि हुआ है। अब दीर्घकालिक में दो आते हैं, एक है महाद्वीप निर्माणकारी दीर्घकालिक अंतर्जात बल, दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। महाद्वीप निर्माणकारी बल मतलब ऐसे बल, ऐसे प्रक्रियाएं, ऐसी शक्ति जिससे महाद्वीपों का निर्माण होता है। दूसरा पर्वत निर्माणकारी में भी दो प्रक्रियाएं हैं, एक है तनाव, एक है संपीड़न। तनाव मतलब टेंशन और एक है संपीड़न यानी कि कॉम्प्रेशन, दबाव। तनाव के कारण जो होता है वो है भूपटल विभंग होता है। भूपटल विभंग भी दो तरह से, एक है चटकन, एक है भ्रंशन। अब संपीड़न से क्या होता है? भूपटल मुड़ना, यानी भूपटल मुड़ जाती है। तो यहां पे देखिए, तनाव और संपीड़न ये कहां पे होता है? टूटना वहां पे होता है, यानी कि भूपटल विभंग वहां पे होता है जहां पे भूपटल कठोर है, और भूपटल मुड़ना वहां पे होता है जहां भूपटल थोड़ी सी नरम है। तो संपीड़न में भूपटल मुड़ना है। अब इस मुड़ने में दो आता है, संचलन और वलन। संचलन में एक उच्च वलन, एक है अपसंचलन, और वलन में सिर्फ वलन है, यानी कि
मुड़ना, आपकी जो हमारी जो भूमि है वो भूपटल है वो अप डाउन में मुड़ जाती है। अब महाद्वीप निर्माणकारी बल में दो हैं, एक है उन्मज्जन, एक है निमज्जन। उन्मज्जन मतलब जिसमें महाद्वीप ऊपर आती है, और एक है निमज्जन जिसमें महाद्वीप नीचे जाती है। अब चले जाते हैं हम बहिर्जात बल में। बहिर्जात बल में जो इंपॉर्टेंट आता है उसका लाइनअप ये है अनाच्छादन। अनाच्छादन यानी कि डिन्यूडेशन, इसके दो पार्ट है, एक है अपक्षय, एक है अपर्दन। अपक्षय मतलब चट्टानों के टूट फूट को अपक्षय कहते हैं। ये तीन तरह से हो सकता है, रासायनिक, यांत्रिक और एक है जैविक। अब दूसरा है अपर्दन। अपर्दन के प्रकार डिपेंड करते हैं कि उससे कौन कर रहा है, जैसे नदी अथवा बहता जल द्वारा अपर्दन, पवन द्वारा अपर्दन, हिमनद द्वारा अपर्दन, सागरीय तरंग द्वारा अपर्दन, भूमिगत जल द्वारा अपर्दन। तो ये सब इसके भाग हुए। इसका मतलब सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो बड़े रूप से लेकर छोटे रूप तक अपना कार्य करती है। सो इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो हम इसमें जो सबसे पहले करने वाले हुआ है फोल्ड, भ्रंशन इसके बाद करेंगे। पहला करेंगे फोल्ड यानी कि मोड़, यानी कि वलन। भूपटल पर जब अवसादी चट्टानों की रचना होती है तो प्रारंभ में उनके स्तर समतल होते हैं, किंतु भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न की गति के कारण जब इन पर एक या दोनों ओर से दबाव पड़ता है तो बीच वाले भाग में सिकुड़ने पड़ जाती है और वे मुड़ जाती है। चट्टाने स्तरों के इस प्रकार बहुत अधिक मुड़ जाने को ही वलन कहते हैं या फोल्डिंग कहा जाता है। अब इस फोल्डिंग में जैसे कोई चट्टान मुड़ गई, ये देखिए यहाँ पे मोड़ है, ये मुड़ गई है जमीन। मुड़ने के बाद जो ऊंचाई वाला हिस्सा है, एक नीचे वाला हिस्सा है। जो ऊंचाई वाला हिस्सा है इसको कहते हैं एंटीक्लाइन। क्या कहते हैं? एंटीक्लाइन। नीचे वाले हिस्से को कहते हैं, नीचे वाला ये पार्ट इसको कहते हैं सिंक्लाइन। एंटीक्लाइन यानी कि अपनति, सिंक्लाइन यानी कि अभिनति। हम एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन वर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे। एंटीक्लाइन ऊंचा वाला भाग, सिंक्लाइन नीचे वाला भाग। अब और एक चीज जानना जरूरी वो है अक्ष। अक्ष किसे कहते हैं? यानी कि एक्सिस, एक्सिस ऑफ द फोल्ड। वलन का अक्ष किसे कहते हैं? वलन के दोनों पार्श्वों की भुजाएं और मध्यवर्ती रेखा को वलन का अक्ष कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, अगर हम कोई शब्द लिखते हैं एक के जहां पर हम ठीक बीच से काट सकते हैं वो उसका अक्ष कहलाएगा। यानी कि उस अक्ष के दोनों तरफ बराबर होना चाहिए सब कुछ। ए का उसके बीच से जाएगा, बी का ऐसे जाएगा, सी का फिर ऐसे जाएगा, इस तरह से। यानी कि अक्ष उस जगह को कहते हैं जहां से हम अगर एक रेखा खींचे तो उसके दोनों तरफ बराबर हो, तो उसे कहते हैं अक्ष। अब वलन के कारण, वलन के कारण निम्नलिखित कारणों से वलन होता है। पहला क्षैतिज दबाव, दूसरा है भूसन्नति सिद्धांत, तीसरा है तापीय दबाव, चौथा है महाद्वीपीय सिद्धांत, पांचवा है आधुनिक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इन अलग अलग सिद्धांतों से वलन के कारणों को बताया गया, लेकिन मुख्य कारण क्या है? दबाव। वलन मूलतः होता है दबाव के कारण, किसी न किसी प्रकार का दबाव। अब वलन के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ फोल्ड, आप लोग जब इसको सुनेंगे, ध्यान देंगे, उस समय अपने किताब को भी सामने रखिएगा ताकि आप रिलेट कर सके जो हम कह रहे हैं। पहला है सिमेट्रिकल फोल्ड, सिमेट्रिकल या सममित वलन। सिमेट्रिकल शब्द से पता चलता है जब दो विपरीत दिशाओं में पड़ने वाला संपीड़ात्मक बल यानी कंप्रेशनल फोर्स एक समान होता है, तब सममित वलनों की रचना होती है। मतलब दोनों तरफ से अगर बराबर का बल पड़े तो बीच की भूमि सममित वलन के रूप में उभर आएगी। क्यों? इसके दोनों भुजाएं एक ही एंगल में रहेंगे। वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान होता है, इसकी अक्षीय रेखा लंबवत रहती है सीधे, और वलन खुले तथा सीधे होते हैं। ये क्या हुआ? सममित यानी कि सिमेट्रिकल फोल्ड। दूसरा है असममित यानी कि एसिमेट्रिकल। जब विपरीत दिशाओं से आने वाला संपीड़ात्मक बल असमान होता है तब वलन में छोटी भुजा का झुकाव लंबी भुजा से अपेक्षाकृत अधिक होता है। यानी कि एक भुजा लंबा हो जाता है, एक भुजा छोटा हो जाता है।
छोटी भुजा क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पे संपीड़नात्मक बल अधिक था और जहां पे भुजा लंबी बनी वहां पे बल कम था। तीसरा है एकनत वलन यानी कि मोनोक्लिनल फोल्ड। जब वलन की एक भुजा बिल्कुल लंबवत होती है और दूसरी भुजा का झुकाव बहुत कम रहता है तो उसे एकनत वलन कहा जाता है। इसका निर्माण संपीड़न गति द्वारा ना होकर पृथ्वी की उदग्र गति द्वारा होता है। नेक्स्ट है समनत वलन यानी कि आइसोक्लिनल फोल्ड। जब संपीड़न के कारण यानी कंप्रेशन के कारण दोनों दिशाओं से सामने दबाव पड़ता है तो मोड़ की दोनों भुजाएं केवल एक ही दिशा में झुक जाती हैं और वे एक दूसरे के समांतर भी होती हैं, यानी कि दोनों एक दिशा में इस प्रकार से दोनों इस प्रकार से हो जाते हैं भुजाएं, तो इसको कहते हैं समनत या आइसोक्लिनल फोल्ड। चट्टानों में ऐसे वलन समनत वलन कहलाते हैं। नेक्स्ट है परिवलन यानी कि रिकम्बेंट फोल्ड। जब किसी शिलास्तर पर संपीड़न के कारण विपरीत दिशा से इतना अधिक बल या दबाव पड़े कि उसकी एक भुजा दूसरी भुजा के ऊपर चढ़ जाए तो उसे परिवलन या रिकम्बेंट फोल्ड कहते हैं। जब संपीड़न शक्ति अधिक हो जाती है तो यह वलन टूट जाता है और जिससे विस्थापित भाग दूर जाकर ग्रीवाखंड कहलाता है, यानी कि संपीड़न अधिक होने के कारण ये वलन टूट जाता है, इसका जो भुजा ऊपर चढ़ जाती है वो टूट जाता है और खिसक कर दूर जाके गिरता है। इस खिसके हुए टुकड़े को कहते हैं ग्रीवाखंड या नैप। छठा है पंखाकार वलन यानी कि फैन फोल्ड। जब किसी क्षेत्र में दोनों ओर से संपीड़न का प्रभाव दीर्घकाल तक होता रहता है तो उसका मध्य भाग मेहराब यानी आर्क के रूप में उड़ जाता है और उसका दाएं बाएं मोड़ों का प्रसार हो जाता है। शिलाओं में मोड़ों की इस प्रकार रचना हो जाने से उनका रूप पंखाकार हो जाता है। यह है पंखाकार। नेक्स्ट है ग्रीवाखंड या नैप। नैप हमने कहा था अभी कुछ देर पहले परिवलन में यानी कि रिकम्बेंट फोल्ड में बना था। जब संपीड़न के अधिक बढ़ जाने से परिवलित मोड़ का शिलाखंड टूटकर अपने मूल स्थान से दूर जा पहुंचता है तो उसे ग्रीवाखंड कहा जाता है या नैप कहा जाता है। ये देखिए ये है नैप का हिस्सा, यानी कि एक के ऊपर दूसरा ऐसे चढ़ गया और उसके बाद ये टूट जाता है और दूर जाके गिर जाता है, इसे कहते हैं नैप। आठवां है अधिशक्त वलन यानी कि ओवरथ्रस्ट फोल्ड। जब भूपटल की चट्टानों पर संपीड़न अत्यधिक बढ़ जाता है तो परिवलित मोड़ अपनी धुरी पर टूट जाता है और उसका एक बृहद शिलाखंड खिसक कर दूसरे खंड पर आरोपित हो जाता है। यानी कि यहाँ देखिए, यहाँ दूर जाकर नहीं गिरा, यहाँ पे अत्यधिक वलन होने के कारण ऊपर का भाग टूट गया लेकिन कहीं और नहीं गिरता है, ये इसी के ऊपर रह जाता है और उसका एक बृहद शिलाखंड खिसक कर दूसरे खंड पर आरोपित हो जाता है। इस प्रकार चट्टानों के क्रम उलट पुलट हो जाने से इसे कहते हैं अधिक्षिप्त वलन। अब वलन के संरचनात्मक तत्व यानी कि वलन में क्या क्या होता है, एक वलन में कौन कौन सी चीजें होती हैं। पहला है योग यानी कि लिंक्स, दूसरा है एंटीक्लाइन, तीसरा है सिंक्लाइन, चौथा है अक्ष वलन या समतल वलन यानी कि एक्सिस ऑफ द फोल्ड, एक्सियल प्लेन। पांचवा है क्रेस्ट एंड बेस। क्रेस्ट मतलब जो एंटीक्लाइन है, बेस यानी कि नीचे का हिस्सा, हिंज जहां पे मोड़ पड़ता है उसका, डिप, स्ट्राइक, आउटक्रॉप। डिप मतलब जो एंगल बनता है, जब कोई वलन बन रहा है तो उसका जो सीधा में एंगल बनता है इसको कहते हैं डिप, क्षैतिज में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं स्ट्राइक। एंटीक्लाइनोडियम, सिंक्लाइनोडियम, ये बता दें एंटीक्लाइनोडियम सिंक्लाइनोडियम क्या होता है। जब किसी एक वलन में बहुत से छोटे छोटे वलन दिखते हो, जब किसी एक वलन में बहुत से छोटे छोटे वलन दिखते हो, यानी कि एक वलन है जिसमें कई सारे वलन हैं, यानी कि एक वलन में कई सारे वलन हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये एक कंप्लीट एक एंटीक्लाइन है खुद, ये एक सिंक्लाइन है, ये अगेन एक एंटीक्लाइन है। लेकिन आप देख सकते हैं एक एंटीक्लाइन में बहुत सारे छोटे छोटे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन है। तो इस जो एक बड़ा सा एंटीक्लाइन है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन दोनों है, तो उसको कहा जाता है एंटीक्लाइनोडियम, इसको कहते हैं एंटीक्लाइनोडियम। और एक
बड़े से सिंक्लाइन में जब बहुत सारे छोटे छोटे सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन होते हैं तो इसे कहा जाता है सिंक्लाइनोनियम। क्या कहते हैं? सिंक्लाइनोनियम। तो इस बड़ा सा एंटीक्लाइन जिसमें, यानी कि इसको कह सकते हैं एंटीक्लाइनोनियम उसको कहा जाता है जिसमें एक बड़ा सा एंटीक्लाइन हो और जिसका अंतर्गत कई सारे छोटे छोटे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन होते हैं तो उसे कहते हैं एंटीक्लाइनोनियम। जब एक बड़े से सिंक्लाइन में कई सारे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन होते हैं तो उसे कहते हैं सिंक्लाइनोनियम। ये देखिए छोटा सा एंटीक्लाइन और इसके बीच में ये छोटा छोटा सिंक्लाइन। तो ये हो गया आपका एंटीक्लाइनोनियम और सिंक्लाइनोनियम। अब आगे बढ़ते हैं हम। वलन के फलस्वरूप बनने वाले भूदृश्य यानी कि वलन द्वारा निर्मित भूमिरूप कौन कौन से हैं? वलित या नवीन मुर्दार पर्वत, यानी कि मुर्दार पर्वत बनते हैं। आपको पता है कि जैसे हिमालय एक मुर्दार पर्वत है तो मुर्दार पर्वत बनते हैं। फिर भूसन्निधि यानी कि जो सिंक्लाइन, ये छिछले चौड़े लंबी तथा समुद्री स्थितियां वाली संरचना होती है, जैसे बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागरीय भूसन्निधियां, इस तरह की सन्निधियां यानी कि जो सिंक्लाइन बनते हैं किसके कारण? वलन के कारण। यानी कि आसपास की जमीन ऊंची और निचला एक हिस्सा बन जाता है। तीसरा है अंत पर्वतीय पठार, इंटरमाउंटेन प्लेटो जिसको कहते हैं। ये चारों ओर से पर्वतों से घिरे पठार होते हैं, जैसे तिब्बत का पठार। यानी तिब्बत का पठार आपको पता है कि ये कैसे बना है? जब हिमालय बना, हिमालय में इतना दबाव पड़ा कि हिमालय बन गया, लेकिन उसके बीच का हिस्सा वो ऊंचा बन चुका है, यानी कि वो मुड़ा नहीं लेकिन ऊंचा हो गया, तो ये एक पठार बन गया। तो ये बनता है किसकी वजह से? वलन की वजह से। तो आज वलन यहां तक, अगली क्लास में हम लोग करेंगे भ्रंशन। तो आप लोग जरूर बुक के साथ इसको फॉलो कीजिएगा और क्लासेस को अटेंड कीजिए, क्योंकि अभी स्कूल खुलने में पता नहीं कब खुले और कब हम कुछ नॉर्मल कर पाए। तब तक आप लोग इसी क्लास से जितना हो सके उतना पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।